वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आपको पता था कि S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट के हिसाब से 88% एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप इक्विटी फंड्स ने ईयर एंडेड दिसंबर 2022 में S&P BSE 100 को अंडर परफॉर्म किया है। शॉकिंग है ना? कई लोग तो स्टॉक मार्केट में इस होप से इन्वेस्ट करते हैं कि वो क्विक रिटर्न्स बना पाएंगे, पर ये कोई आसान काम नहीं है। स्पेशली रिस्की एसेट्स जैसे कि इक्विटी यानी कि इक्विटी फंड्स और स्टॉक्स के लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहाँ इवन प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स भी कंसिस्टेंटली हायर रिटर्न्स जनरेट करने में मुश्किलें फेस करते हैं। अब आपको नहीं लगता कि बेहतर होगा कि अगर हमें एटलीस्ट उतने रिटर्न्स तो मिल ही जाएं जो स्टॉक मार्केट को मैच करते हो, इफ नॉट बीट इट? वेल, यहाँ पे पैसिव इन्वेस्टिंग पिक्चर में आती है। फ्रेंड्स, पैसिव इन्वेस्टिंग को बेटर तरीके से समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या होता है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स एक स्पेसिफिक बास्केट ऑफ स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। वो बास्केट ऑफ स्टॉक जो स्टॉक मार्केट के किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है या तो स्टॉक मार्केट एज अ होल को। और पैसिव इन्वेस्टिंग यानी नोटेबली पैसिव फंड जैसे कि इंडेक्स फंड सेम सेट ऑफ स्टॉक को कॉपी करते हैं, वो भी सेम प्रपोर्शन में, जिस प्रपोर्शन में वो स्टॉक्स स्टॉक मार्केट इंडेक्स में है। कौन सा इंडेक्स? जिस इंडेक्स को वो ट्रैक कर रहे हो। तो पैसिव इन्वेस्टिंग की मेन इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है बाय एंड होल्ड, और इसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग को मिनिमाइज करने के लिए यानी कि कम करने के लिए फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स को अवॉइड किया जाता है। तो क्या पैसिव फंड्स आपके लिए बेस्ट होते हैं? इसका आंसर जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्यों पैसिव इन्वेस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी होती है। आज हम कवर करने वाले हैं एक्टिव फंड्स क्या होते हैं, एक्टिव फंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, पैसिव फंड्स क्या होते हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और हम एक डिटेल्ड कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टिंग के बीच। वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अपने लिए ले पाए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक बटन को हिट करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और नोटिफिकेशंस को भी टर्न ऑन कर दीजिए जिससे कि आप हमारे सभी इंफॉर्मेशनल कंटेंट के साथ अपडेटेड रह सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि एक्टिव फंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, एक्टिव फंड्स इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टिंग की तरफ एक डायनेमिक अप्रोच ऑफर करते हैं। ये एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स द्वारा गाइडेड है जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है उनके बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना। बेसिकली एक्टिव फंड एक्सपर्ट्स यानी कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज्ड होते हैं जो कि एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स में सिक्योरिटीज को बाय करने, सेल करने या होल्ड करने के डिसीजंस को लेते रहते हैं। ये हैंड्स ऑन अप्रोच फंड मैनेजर्स को अलाउ करता है कि वो मार्केट कंडीशंस की तरफ स्विफ्टली रिएक्ट करें और जैसे ही अपॉर्चुनिटी आए उसे सीज करके रिटर्न जनरेट कर सकें। पर इसके लिए फंड मैनेजर्स को कॉन्टिन्यूअसली फंड पोर्टफोलियो को मैनेज करते रहना होता है जिससे कि वो मेक श्योर कर सके कि फंड अपने स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन रह रहा हो। इसके अलावा फंड पोर्टफोलियो फ्रीक्वेंटली रीबैलेंस भी किया जाता है जब जब स्टॉक मार्केट में मूवमेंट्स आ रहे हैं उसके रिएक्शन में, या फिर फंड मैनेजमेंट टीम रिसर्च कंडक्ट करती है उसके हिसाब से भी फंड रीबैलेंस होता है। अब इस वजह से यहाँ सही सिक्योरिटीज को चूज करने की फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज और स्किल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑल्सो एक बात नोट करनी बेहद इंपॉर्टेंट है कि एक्टिव फंड्स जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एम्प्लॉय करते हैं वो उस फंड के रिस्क और रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। जहां कुछ एक्टिव फंड्स ज्यादा कंजर्वेटिव हो सकते हैं जो सिर्फ स्टेबिलिटी और इनकम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, वहीं ऐसे दूसरे एक्टिव फंड्स ग्रोथ जनरेट करने के लिए गियर्ड होते हैं और इसी ग्रेटर रिटर्न्स की चाहत में ये फंड्स हायर रिस्क एम्ब्रेस करते हैं। दोस्तों, एक इन्वेस्टर के तौर पे आपके पास म्यूचुअल फंड चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो आपके रिस्क टॉलरेंस और आपके फाइनेंशियल गोल के साथ अलाइन होता है। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि एक्टिव फंड्स वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स में आते हैं। हर एक टाइप इस तरीके से टेलर्ड होता है कि वो अलग अलग ऑब्जेक्टिव को मीट कर पाए। लिक्विडिटी प्रेफरेंस के बेसिस पर, रिस्क और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर किसी इन्वेस्टर के पास प्लेथोरा
ऑफ चॉइसेस होती हैं ऑप्ट करने के लिए। दोस्तों इस इमेज में आप कुछ टाइप के म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं, बट ये इसी लिस्ट तक लिमिटेड नहीं है। आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स अक्रॉस एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी, डेट और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। जैसे कि आप इस इमेज में देख ही सकते हैं, सबसे पहले इक्विटी स्कीम्स की बात करें, हमारे पास है मल्टी कैप फंड, लार्ज कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड एटसेट्रा। सिमिलरली डेट स्कीम्स की बात करें, वी हैव ओवरनाइट फंड, वी हैव लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, लो ड्यूरेशन फंड एटसेट्रा। एंड देन द नेक्स्ट कैटेगरी इज द हाइब्रिड स्कीम्स वेयर वी हैव कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, डायनामिक एसेट एलोकेशन और बैलेंस एडवांटेज एंड सो ऑन। तो इन्वेस्टर्स को अवेयर रहना चाहिए कि स्टॉक्स की एक्टिव ट्रेडिंग की वजह से एक्टिव फंड्स में एक हायर एक्सपेंस रेशियो होता है, पर ये कॉस्ट सब्जेक्ट टू कुछ लिमिट अपर कैप है जो सेबी रेगुलेशन ने सेट की हुई है। इस वजह से सभी रिलेटेड कॉस्ट्स पैसिव म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में ज्यादा होती हैं। अब एक्टिव फंड्स के एक्सपेंस रेशियो 0.5% से लेकर के 2.5% के बीच वेरी करते हैं। ये डिपेंड करता है कि फंड में प्रीडोमिनेंटली इक्विटी होल्डिंग्स हैं या फिर डेट होल्डिंग्स हैं। दो ये एक्टिव फंड्स इनहेरेंटली मार्केट रिस्क के साथ जुड़े ही होते हैं, पर इनकी एक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल इनको और एडिशनल रिस्क से एक्सपोज कर देती है। ये रिस्क फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस से जुड़ा होता है। तो अगर फंड मैनेजर हाई रिस्क या अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करने का चूज कर रहे हैं, सो दिस विल लीड टू potentially lower fund returns. Hence, ये पैसिव इन्वेस्टिंग से ज्यादा रिस्कियर साबित होता है। अब आगे बढ़ते हैं और पैसिव इन्वेस्टिंग समझ लेते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं पैसिव फंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स से। मैं श्योर हूं कि आपने एसप्स फैबल्स में द हेयर एंड टॉर्टॉइस की स्टोरी तो जरूर पढ़ी होगी। कैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। उसमें जो हेयर था वो फास्ट था, फिर भी जो टॉर्टॉइस था वो रेस जीतने के लिए डिटरमाइंड था, याद है ना। इसलिए परसिवरेंस की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। ये कुछ कोट्स हैं इस स्टोरी में से जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं पैसिव फंड्स के ही कैरेक्टरिस्टिक्स को कई तरीकों में। जी हाँ, पैसिव इन्वेस्टिंग एक स्ट्रैटेजी है जो कि लॉन्ग रन में वेल्थ जनरेशन का एम करती है। ऐसा ये करती है सिंपली स्टॉक मार्केट इंडाइसेस जैसे कि निफ्टी 50 या बीएससी सेंसेक्स के कॉम्पोजिशन को मिरर करके रेप्लिकेट करके। दैट इज ये फंड इंडाइसेस को मिमिक करता है। ये ऐसा करता है उन्हीं स्टॉक्स में और उतने ही प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करके जैसा कि इसका इंडेक्स कर रहा होता है। ऑल्सो नोट करिएगा कि जब एक पैसिव फंड अंडरलाइन इंडेक्स के मूवमेंट्स को एक्यूरेटली रेप्लिकेट करने में, कॉपी करने में फेल कर जाता है, जब ये बेंचमार्क इंडेक्स को एक्यूरेटली ट्रैक नहीं कर पाता है, तो इन्वेस्टर ट्रैकिंग एरर एक्सपीरियंस करता है। ट्रैकिंग एरर का मतलब बेंचमार्क इंडेक्स रिटर्न्स से इस स्कीम के रिटर्न्स कितना डेविएट कर रहे हैं। यहाँ फंड मैनेजर का मेन रोल होता है ये इंश्योर करने का कि फंड इंडेक्स को एक्यूरेटली ट्रैक करे और इन्हें एक्टिव फंड्स की तरह बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न्स पर फोकस करने की कोई आवश्यकता नीड नहीं होती। एसेंशियली पैसिव फंड के फंड मैनेजर्स खुद के लिए एक रिस्ट्रेन्ड, एक मिनिमलिस्टिक रोल अज्यूम करते हैं, अपनाते हैं, क्योंकि इन्हें उन स्टॉक्स को रिसर्च करने की कोई जरूरत ही नहीं है जो कि उनके पोर्टफोलियो का पार्ट होंगे। पैसिव स्ट्रैटेजी ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करने के दो कॉमन तरीके हैं। पहला, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया जाए और दूसरा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETFs में इन्वेस्ट किया जाए। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इस बात का है कि ETFs को स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE BSE पर ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन इंडेक्स फंड को नहीं। तो क्योंकि इंडेक्स फंड्स और ETFs आपको अक्रॉस कई सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का अलाउ करते हैं, इस वजह से पैसिव इन्वेस्टिंग आपके इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने में मदद करती है। मतलब इवन अगर एक मार्केट सेक्टर टर्बुलेंस एक्सपीरियंस कर रहा हो फॉर टाइम, लेट्स से IT सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा हो, तो बास्केट में जो दूसरे हैं वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को स्मूदन करने में मदद करेंगे और उस अंडर परफॉर्मेंस के लिए मेकअप कर देंगे। अब आप एक सैंपल सेक्टर वाइज एलोकेशन देख सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ 35.5%, अदर 16.2%, टेक्नोलॉजी 13.7%। सिमिलरली वी हैव सेक्टर वाइज एलोकेशन टुवर्ड्स एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल्स, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन। एक्टिव फंड्स के कंपैरिजन में पैसिव फंड्स काफी कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं क्योंकि इनमें ज्यादा स्टॉक रिसर्च की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है और यहाँ पर स्टॉक्स की फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग भी नहीं होती है। इस वजह से पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करके ना सिर्फ आपको एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका मिलता है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का, साथ ही साथ ये ऐसे रिटर्न्स भी डिलीवर कर देते हैं जो कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस
को मिरर यानी कि कॉपी कर रहा हो। हालांकि यहाँ पर आप मार्केट इंडेक्स के परफॉर्मेंस को सरपास करने का यानी कि उससे बेहतर रिटर्न्स अचीव करने के चांस को मिस आउट कर सकते हैं। आपको बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न्स यहाँ पे नहीं मिल पाएंगे। इन अदर वर्ड्स अल्फा नहीं मिल पाएगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि फाइन वाइन टेस्ट्स बेटर एज इट एजेस, वैसे ही अगर आप अपने पैसिव फंड्स को होल्ड ऑन करके रखते हैं और उसे अपना काम करने देते हैं तो लॉन्ग रन में आप एक साइजेबल वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। अब आप बोलेंगे कि ये सभी बातों को बैकअप करने के लिए कोई डेटा है भी या फिर नहीं, तो चलिए एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर लिया जाए परफॉर्मेंस, कॉस्ट और रिस्क के बेसिस पे। तो क्या आपको पता था वॉरेन बुफे पैसिव फंड्स में इतने ज्यादा बुलिश थे कि 2008 में उन्होंने प्रोटेजी पार्टनर्स जो कि एक हेज फंड है उस पर $1 मिलियन बेट की, इस प्रमाइस पे कि अगर S&P 500 इंडेक्स फंड में से फीस एटसेट्रा को अकाउंट फॉर कर भी लिया जाए उसके बाद भी 10 साल के पीरियड में ये एक केयरफुली सिलेक्टेड पोर्टफोलियो ऑफ एक्टिव फंड को आउट परफॉर्म कर ही जाएगा। इस बेट में वॉरेन बुफे विक्टोरियस यानी कि विजयी हुए थे। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन इंडिया का क्या? हमारे एक्टिव फंड मैनेजर्स ने मार्केट इंडेक्स से कितना बेटर फेयर किया है? दोस्तों, स्पीवा इंडिया स्कोर कार्ड फुल ईयर 2022 के अकॉर्डिंग, जो कि पैसिव वर्सेस एक्टिव फंड्स इन इंडिया के परफॉर्मेंस पर सिंस 2013 सबसे अथॉरिटेटिव स्टडी रही है, तो इस स्टडी के हिसाब से एक स्टैगरिंग 88% एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड्स ने अपने बेंचमार्क BSE सेंसेक्स 100 को फुल ईयर 2022 में अंडर परफॉर्म किया है। दैट्स अलार्मिंग। इसे और डीपर समझें तो हम पाएंगे कि एज ऑफ 31 दिसंबर 2022 80% से ज्यादा इक्विटी लार्ज कैप फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करने में फेल हो गए हैं 1, 3 एंड 5 इयर्स के टाइम फ्रेम में, और वही उनमें से सिर्फ 30% ही 10 साल के टाइम फ्रेम में बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर पाए हैं। और वो कैटेगरी जिसने लॉन्ग टर्म में एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म किया है वो थी इक्विटी मिड या स्मॉल कैप फंड्स। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के टाइम फ्रेम में इंडियन इक्विटी लार्ज कैप में 80% से ज्यादा लार्ज कैप फंड्स ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है, यानी कि वो बीट नहीं कर पाए हैं। यही डेटा आप इस टेबल से भी इंश्योर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं S&P BSE 100, इसके 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर रिटर्न्स हैं 6.03%, 16.17% एंड 12.28%। ये हमेशा हायर रहे हैं इंडियन इक्विटी लार्ज कैप कैटेगरी से, जिन्होंने दिए हैं 1 ईयर में सिर्फ 3% कंपेयर टू 6% एंड 14.25% कंपेयर टू 16.17% एंड 9.7% कंपेयर टू 12.28%। तो अब बात कर लेते हैं इक्विटी मिड या स्मॉल कैप फंड्स की। स्पेसिफिकली इन फंड्स में दो में से एक ने S&P BSE 400 मिड कैप स्मॉल इंडेक्स को 10 साल के पीरियड में आउट परफॉर्म कर दिया है एंडिंग दिसंबर 2022। आइए इस पे भी नजर डाल लेते हैं। फिर से हम ग्राफ पे चलते हैं जहां पे आप देख सकते हैं एवरेज परफॉर्मेंस कंपैरिजन ऑफ एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स, इस टाइम स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी वर्सेस देयर रिस्पेक्टिव बेंचमार्क इंडाइसेस। इस कैटेगरी का इंडेक्स है S&P BSE 400 मिड स्मॉल कैप इंडेक्स। इस कैटेगरी ने अनलाइक द लार्ज कैप कैटेगरी सिर्फ 3 ईयर में ही अपने इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है। आइए इस टेबल पे नंबर्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर के इक्विटी मिड स्मॉल कैप रिटर्न्स थे 3.51% एज अपोज टू इट्स इंडेक्स जो कि था 2.15%। तो 1 ईयर में क्लियरली ये इन्होंने आउट परफॉर्म किया हुआ है। देन 5 इयर्स में इक्विटी मिड स्मॉल कैप के रिटर्न्स हैं 10.72% एज कंपेयर टू इंडेक्स का 9.77% एंड सिमिलरली 10 इयर्स में 16.81% व्हिच इज क्लियरली हायर देन इंडेक्स का 15.67%। हाँ, सिर्फ 3 ईयर के पीरियड में S&P BSE इंडेक्स के 25.26% रिटर्न्स हैं जो कि हायर हैं मिड स्मॉल कैप कैटेगरी के 23.88% से। तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम्स हम क्लियरली देख चुके हैं कि इक्विटी लार्ज कैप फंड्स ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स S&P BSE 100 को अंडर परफॉर्म किया है, और ये बात हम इक्विटी मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स के लिए नहीं कह सकते क्योंकि इन्होंने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है सिर्फ और सिर्फ 3 इयर्स के होराइजन में ही। हाउएवर, यहाँ पे ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ इस असेसमेंट से हमें इनके अंडर परफॉर्मेंस का कंप्लीट पिक्चर नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि एक्टिव मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स तो अपने पोर्टफोलियो का अप टू 35% उन एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, जो कि मिड कैप और स्मॉल कैप के यूनिवर्स से बाहर का हो।
इसके अलावा स्पीवा रिपोर्ट की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फॉर इंस्टेंस, ये मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स के रिटर्न्स को डायरेक्टली मिड कैप 150 और स्मॉल कैप 250 इंडाइसेस के साथ कंपेयर नहीं करता, और इस वजह से इस कैटेगरी के एक्टिव फंड मैनेजर ने कितना आउट परफॉर्म किया है उसका एक्सटेंट देखना अभी भी बाकी रह जाएगा। मोरओवर, दो एस्पेक्ट्स और हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए। नंबर 1, एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स और पैसिव फंड्स के बीच का कॉस्ट डिफरेंस। फ्रेंड्स, ऑन एवरेज पैसिव फंड्स एक्टिव फंड्स के कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेटली 0.8% कम एक्सपेंसिव होते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक्टिव फंड इस कॉस्ट के डिफरेंशियल के रिटर्न्स को ही जनरेट करने में फेल हो जाते हैं, तब तो ये कॉस्ट टर्म्स में अपने पैसिव काउंटर पार्ट से क्लियरली पीछे ही रह गया। क्लियरली इसने एडवांटेज नहीं दिया। और दूसरा वाइटल पैरामीटर जो हमें कंसिडर करना चाहिए जब हम म्यूचुअल फंड को एनालाइज करते हैं, वो है रिस्क। रिस्क को एसेस किया जा सकता है एक स्टैटिस्टिकल टूल की मदद से, जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली म्यूचुअल फंड के रिस्क या वोलैटिलिटी को समझने में मदद करता है। इसके कैलकुलेशंस की बात करें तो ये मेजर करता है कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स उसके एवरेज हिस्टोरिकल रिटर्न से कितने अलग हैं। और दूसरा रेशियो जो हमें रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस मेजर करने में हेल्प करता है वो है शार्प रेशियो। दोस्तों, शार्प रेशियो म्यूचुअल फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करता है। इसका मतलब होता है कि अगर एक फंड ने रिलेटिवली ज्यादा रिस्क लेते हुए ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं तो इनका एक कम शार्प रेशियो होगा। ये रेशियो उस रिस्क को मेजर करता है जो कि फंड ने लिया है रिस्क फ्री रेट के ऊपर हर एक यूनिट के रिटर्न को जनरेट करने के लिए। इसका फॉर्मूला देखते हैं। इट इज कैलकुलेटेड एज म्यूचुअल फंड रिटर्न्स लेस रिस्क फ्री रेट, यानी कि कितना एक्सेस रिटर्न दे रहा है ये, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो शार्प रेशियो को देखते हुए आप ये भी देख सकते हैं कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में अगर इस फंड ने ज्यादा रिस्क लिया है तो क्या उसने ज्यादा रिटर्न्स भी जनरेट करके दिए हैं या फिर नहीं। और इसकी मदद से हम अपनी इस एक्टिव वर्सेस पैसिव डिबेट को और इफेक्टिवली समझ पाएंगे। तो चलिए लार्ज कैप इक्विटी फंड कैटेगरी को एक एग्जांपल के तौर पे कंसिडर किया जाए और इसके एवरेज रिस्क को इसके बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर किया जाए। चलिए अब आप इस इमेज में देखिए, आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऑन एवरेज जो लार्ज कैप कैटेगरी है, इक्विटी लार्ज कैप कैटेगरी का हायर स्टैंडर्ड डेविएशन है 14.53% का, और इसका एज कंपेयर टू S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 14.26% का, और लार्ज कैप कैटेगरी का कम शार्प रेशियो है 1.08 का अगर इसे बेंचमार्क BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स से कंपेयर किया जाए तो, जिसका है शार्प रेशियो 1.14 का। ये इंडिकेट करता है कि इंडेक्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा रिवॉर्डिंग है कंपेयर टू एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड कैटेगरी। हाउएवर, एक ब्रॉडर मार्केट को कैप्चर करने के लिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को भी चलिए कंसिडर कर लेते हैं एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने के लिए। अगेन आप इस इमेज में देख सकते हैं कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के केस में जो बेंचमार्क इंडेक्स है ये ज्यादा वॉलेटाइल है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 14.45% है कंपेयर टू इक्विटी फ्लेक्सी कैप जिसका 14.05% है। लेकिन बेंचमार्क इंडेक्स का एक बेटर शार्प रेशियो है जो कि आप देख सकते हैं 1.23% का है कंपेयर टू इक्विटी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जिसका कम शार्प रेशियो है 1.17% का ही। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑल्दो बेंचमार्क इंडेक्स की एवरेज वोलैटिलिटी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से रिलेटिवली ज्यादा है, लेकिन ये हायर रिस्क आराम से कॉम्पेंसेट हो जा रहा है एक बेंचमार्क इंडेक्स के बेटर शार्प रेशियो से। प्लीज नोट करिएगा कि ये रिस्क मेजर कैलकुलेट किया गया है लास्ट 3 इयर्स के कैलेंडर मंथ रिटर्न्स को यूज करते हुए, और इन्वेस्टर्स को पैसिव इन्वेस्टिंग का ये एस्पेक्ट भी कंसिडर जरूर करना चाहिए कि ये पूरी तरीके से दोस्तों रिस्क फ्री नहीं है। तो क्योंकि पैसिव म्यूचुअल फंड प्राइमरीली एक बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी एम्प्लॉय करता है, ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कॉम्पोजिशन को करीबी से मिमिक करने की कोशिश करता है और साथ में कम से कम पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट्स रखता है, और इस वजह से जो ह्यूमन बायस है यानी कि फंड मैनेजर का रिस्क यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है और रिटेल इन्वेस्टर्स को कम कॉस्ट पड़ती है। तो फाइनली चलिए अब इस डिबेट को रैप अप किया जाए। समझते हैं पैसिव और एक्टिव इन्वेस्टिंग के बीच का एक ब्रॉड कंपैरिजन। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी, एक्टिव इन्वेस्टिंग में फंड मैनेजर एक्टिवली फंड के कॉम्पोजिशन को चेंज करते हैं अपने डिस्क्रिशन, अपने चॉइस के हिसाब से, लेकिन पैसिव इन्वेस्टिंग में फंड मैनेजर सिर्फ और सिर्फ अपने बेंचमार्क इंडाइसेस के मूवमेंट को ही कॉपी करता है। एक्सपेंस रेशियो के टर्म्स में बात करें तो एक्टिव इन्वेस्टिंग में ये है 0.08 से लेकर के 2.25% डिपेंडिंग ऑन इक्विटी या डेट ओरिएंटेशन, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। पैसिव इन्वेस्टिंग में यह मैक्स
मैक्सिमम 1% का। रिटर्न्स के टर्म्स में बात करें तो फंड मैनेजर एक्टिव इन्वेस्टिंग के केस में एम करता है कि वो बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट कर पाए, लेकिन पैसिव इन्वेस्टिंग में ये रिटर्न्स इन द रेंज ऑफ या फिर बेंचमार्क के रिटर्न्स से कम होते हैं। So friends, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। ये किसी भी तरीके से समझदारी नहीं होगी दैट यू गो फॉर द जगलर। आप हमेशा सुपीरियर रिटर्न्स के पीछे भागते रहते हैं और अपनी एपेटाइट से ज्यादा का रिस्क ले लें। वेल, श्योरली इंडेक्स फंड्स एक्टिव फंड्स के जैसे एक्साइटिंग तो नहीं होते हैं, लेकिन अपनी लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी के साथ ये इस बोर्डम को मेकअप कर ही देते हैं। तो क्या आपको एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर पैसिव फंड्स में? ये डिसीजन तो सिर्फ आप ही ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक केयरफुल कंसिडरेशन और साउंड एडवाइज्ड पर ही बेस्ड होना चाहिए। सो हैप्पी इन्वेस्टिंग। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इसे थम्स अप देना मत भूलिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। और ध्यान रखें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही और इंसाइटफुल कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Mutual fund investment are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange traded product, and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSC Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to exchange investor redressal forum or arbitration mechanism. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।